नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा जैसे ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देशवासियों को संबोधित किया और कहा कि सोना और चांदी एक साल तक मत खरीदो, फॉरेन ट्रिप्स को कट कर दो, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करो, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक पैनिक जैसा सिचुएशन तो क्रिएट हो ही रहा था कि जिस तरह से ईरान वॉर चल रहा है, होर्मुज का जो इफेक्ट आया है, सरकार कहीं ना कहीं अपना जो पैसा है वो बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि सब्सिडीज़ में बहुत सारा पैसा खर्च होता है। पहले टैक्सेस वगैरह काफ़ी हाई चल रहे थे पेट्रोल और डीजल के ऊपर, तो उससे कुछ कमाई हो जाती थी, लेकिन उसको भी हटाना पड़ा। अब उल्टा यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों के बीच में एक बहुत बड़ी खबर आती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बार जो अमाउंट ट्रांसफर कर रही है सरकार को, वो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। आप देख सकते हो खबर, आरबीआई डिक्लेयर्स रिकॉर्ड 2.87 लाख करोड़। इसका मतलब ये आप रुपीस में भी कह सकते हो 2.87 ट्रिलियन रुपीस, मैं डॉलर नहीं कह रहा हूं, रुपीस की हम बात करें। डिविडेंड टू कुशन वॉर शॉक, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई ये ट्रांसफर क्यों कर रही है, इसके पीछे का कारण क्या है और क्या इससे भारत की जो इकोनॉमी है वो सेव हो सकती है, इसका इंपैक्ट क्या आएगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी आईक्यू ने अपना जो स्मार्ट मॉडल है यूपीएससी कोर्स के लिए उसको लॉन्च किया है। मतलब एक ऐसा बैच होगा जिसमें आपको स्मार्ट तरीके से पूरी प्रिपरेशन कराई जाएगी, चाहे इसके अंदर जो आपका टेस्ट प्रिपरेशन हो गया, मेंटरशिप हो गया, वो सब कुछ आपको मिलेगा। और अगर आपको जानकारी चाहिए हमारे नए यूपीएससी कोर्स के बारे में तो ये फ़ोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। यूज़ करिएगा कोड अंकित लाइव, ताकि जो भी बैच आप लें उसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आरबीआई ने अनाउंस क्या किया है। आरबीआई की जो सेंट्रल बोर्ड है, देखिए कोई भी कंपनी अगर आप देखोगे देश के अंदर कोई भी हो तो उसके अंदर एक बोर्ड होता है जो मेजर डिसीजन लेता है। सेम उसी प्रकार से आरबीआई का भी सेंट्रल बोर्ड है, उन्होंने यहाँ पर अप्रूव किया है सरप्लस ट्रांसफ़र। जैसे कोई कंपनी होती है, आपने देखा होगा अगर आप किसी का शेयर ले रखे हो, रिलायंस का, एसबीआई का, तो जब भी उनका रिजल्ट आता है क्वार्टरली, तो अक्सर आपने देखा होगा कि उसमें वो डिविडेंड अनाउंस करते हैं। मतलब उनको जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से कुछ हिस्सा कंपनी की ग्रोथ में लगा देते हैं और फिर कुछ जो हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को बांट देते हैं। तो इस बार आरबीआई की सेंट्रल बैंक ने 2.87 लाख करोड़ ये ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। अब आरबीआई को ओन कौन करता है? आरबीआई की 100% हिस्सेदारी किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो जो भी डिविडेंड बांटा जाएगा वो किसके पास जाएगा? वो जाएगा केंद्र सरकार को। अगर आप हिस्टोरिकली देखोगे तो पहले इतना ट्रांसफर नहीं होता था। आप देख सकते हैं 2016-17 में 30,000 करोड़ ट्रांसफर हुआ, 17-18 में 50,000 करोड़, उसके बाद एक बड़ा मौका आया था 2018-19 में 1.7 लाख करोड़, फिर उसके बाद वापस से नीचे हो गया 57,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 30,000 करोड़। अब 2022-23 से अगर आप देखोगे तो काफी सारा यहां पर ट्रांसफर हो रहा है। जैसे 2023-24 में 2.11 लाख करोड़। इनफैक्ट पिछले साल भी अगर आप देखेंगे 2024-25 में 2.69 लाख करोड़ ट्रांसफर किया गया था। लेकिन इस बार 2025-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें आरबीआई को जो भी प्रॉफिट हुआ उसका 2.87 लाख करोड़ आरबीआई यहां पर ट्रांसफर करने जा रही है, जो कि आज तक कभी भी इतना नहीं हुआ था। अच्छा, अब इसको समझने से पहले आपको एक चीज जाननी होगी कि आरबीआई क्या एक नॉर्मल बैंक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम सब जानते हैं आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है। भारत की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है मनी को लेकर, वो सब कुछ आरबीआई मैनेज करती है। करेंसी इशू करना है, मॉनेटरी अथॉरिटी, बैंकर टू द गवर्नमेंट है, रेगुलेटर है बैंकों का, जितने भी बैंक हमारे देश के अंदर उसको रेगुलेट करने का काम करती है, फॉरेक्स रिजर्व को मैनेज करती है। मतलब ये कमर्शियल बैंक की तरह नहीं है। आरबीआई प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, लेकिन होता क्या है कि जो भी वो काम करती है ना, ऑटोमेटिकली आरबीआई को उससे काफी सारा बेनिफिट हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए करेंसी के थ्रू, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो भी कुछ आरबीआई करती है उससे आरबीआई को अर्निंग होती है और वही आरबीआई उस अर्निंग से जो पैसा है वो केंद्र सरकार को दे देती है। अब क्यों देती है? क्योंकि आरबीआई का जो एक्ट है 1934 का, उसके अंदर अगर आप देखोगे सेक्शन 47 है, उसमें यह लिखा हुआ है आफ्टर मेंटेनिंग नेसेसरी रिजर्व एंड बफर। मतलब आरबीआई क्या करेगी, पहले जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ हिस्सा अपने इमरजेंसी फंड के लिए रख लेगी, बफर के लिए रख लेगी। फिर उसके बाद
बाकी जो हिस्सा बचा पैसे का, जैसे मान लो अगर आरबीआई को 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, अब आरबीआई कहेगी इसमें से 8 रुपये मैं इमरजेंसी के लिए रख लेता हूं और बाकी का 92 रुपीज़ मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट है। अब आरबीआई क्या करेगी, उसका अपने ओनर को देगी। 100% ओनर कौन है, सरकार है। तो बाकी का 92 रुपीज़ आरबीआई क्या करती है, सरकार को दे देती है। और इसको हम सरप्लस ट्रांसफर भी कहते हैं, डिविडेंड पे आउट भी कहते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर, ये सब एक ही बात है। मतलब आरबीआई की जितनी इनकम हुई माइनस आरबीआई का एक्सपेंस माइनस आरबीआई का रिजर्व, फिर जो भी बचता है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फिर आरबीआई पैसा कैसे कमाती है। देखो, ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि आरबीआई तो पैसा प्रिंट कर देती है और वो बैंकों को जो देती है उससे वो बेनिफिट पाती है। जैसे मान लो अगर आरबीआई ने 500 रुपए का नोट छापा, अब छापने का पैसा कितना लगेगा, एक नोट को छापने का मान लो मैक्सिमम 5 रुपए लगा, ठीक है। अब बाकी का 495 रुपीज़ क्या हुआ, ये आरबीआई की कमाई हो गई। तो ये तो एक तरीका हो गया कि चलो ठीक है, आरबीआई को इससे कमाई हो रही है, लेकिन सिर्फ इससे कमाई नहीं होती है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आप सब जानते हैं भारत सरकार गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है, क्योंकि भारत सरकार को भी बोरो करना होता है, तो वो बॉन्ड जारी करती है। अब इसमें से बहुत सारा बॉन्ड आरबीआई खुद रखती है। अब आरबीआई के पास अगर वो बॉन्ड होगा, क्योंकि आरबीआई ने उससे पैसा दिया है गवर्नमेंट को, लेकिन उस बॉन्ड के ऊपर आरबीआई को इंटरेस्ट मिलता है। कौन देगा, अल्टीमेटली सरकार देगी, तो उससे आरबीआई को काफी सारा पैसा मिलता है। फिर इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आप सब जानते हैं कि भारत आरबीआई के अंडर में फॉरेक्स रिजर्व रहता है, जिसमें काफ़ी सारा डॉलर है, यूरो एसेट्स है, गोल्ड है। तो इसको जब मैनेज करती है आरबीआई, तो यहाँ से भी बहुत सारा इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट इनकम आता है इन रिजर्व से, तो इससे भी आरबीआई की प्रॉफिट होती है। फिर इसके अलावा करेंसी ऑपरेशन, जो फॉरेक्स मार्केट होता है उसमें आरबीआई अक्सर क्या करती रहती है, डॉलर की बाइंग एंड सेलिंग करती रहती है। जैसे मान लो अगर $1 इक्वल्स टू 80 रुपीज़ था, जब ये $1 इक्वल्स टू 95 हो गया या फिर 90 हो गया, तो उस समय आरबीआई क्या करेगी, वही डॉलर को बेच देगी। तो यहाँ पर डिफरेंस आ गया ना, तो इसकी कमाई होती है। तो अगेन यहां पर आरबीआई को इस ऑपरेशंस के थ्रू फॉरेक्स मार्केट में काफी सारा प्रॉफिट होता है। फिर लिक्विडिटी ऑपरेशन, मतलब आपने देखा होगा कमर्शियल बैंक भी क्या करते हैं, जो आईसीआईसीआई, एसबीआई, ये जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो भी आरबीआई से बोरो करते हैं रेपो ऑपरेशंस के थ्रू, तो उससे भी आरबीआई को इंटरेस्ट इनकम होता है। फिर इसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशन, आरबीआई भी क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग करती है लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, तो उससे भी आरबीआई को प्रॉफिट होता है। इन सारी चीजों से आरबीआई को काफी सारा प्रॉफिट आता है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि इस बार इतना कैसे प्रॉफिट हो गया, जिसकी वजह से रिकॉर्ड 2.87 लाख करोड़ आरबीआई सरकार को दे रही है। सबसे पहला कारण है रूपी डेप्रिसिएशन। आई एम श्योर आप सब जानती हैं जिस तरह से रूपी डेप्रिशिएट हुआ है, अभी तो 96 97 चला गया है। तो यहां पर रूपी कमजोर होने से क्या होता है कि अगेन आरबीआई फॉरेक्स मार्केट में एंटर कर रही है, तो उससे भी तो आरबीआई को प्रॉफिट होगा ना, डॉलर सेल करके। जैसे मान लो पहले आरबीआई ने डॉलर खरीदा होगा, अब रुपी काफी कमजोर हो गया, तो डिफरेंस काफी ज्यादा हो गया। एक साल पहले रुपी जो है $1 इक्वल्स टू 85 था, 86 था, इतने के आसपास था, अब ऑलमोस्ट 96 97 हो गया है। तो ये 10 रुपए आप सोच के देखो, इतना सारा डॉलर पहले आरबीआई ने खरीदा था, अब वो डॉलर बेच रही है, तो इतना सारा प्रॉफिट हुआ होगा। तो रुपी डेप्रिसिएशन इस बार काफी ज्यादा हुआ है, जिसकी वजह से आरबीआई को काफी प्रॉफिट हो गया। दूसरा है कि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट अभी काफी हाई चल रहे थे। जैसे आरबीआई अपना काफी सारा पैसा क्या करती है, यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड में लगा देती है, तो उससे इंटरेस्ट आता है। और इसके अलावा और भी कई सारे सेंट्रल बैंक्स वगैरह हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन, यूके हो गया, उनके भी यहाँ पर बहुत सारे जो बॉन्ड्स वगैरह होते हैं वो आरबीआई खरीद लेती है, और यहाँ पर उससे भी काफ़ी सारा इंटरेस्ट कमाती है। तो इससे काफ़ी इनकम हुआ है, क्योंकि ग्लोबली इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हाई चल रहा था पिछले साल। इसके अलावा जो आरबीआई की बैलेंस शीट है उसमें भी मैसिव ग्रोथ हुआ है। बैलेंस शीट मतलब उसमें एसेट और लायबिलिटीज होता है। तो यहां पर इस बार आरबीआई का बैलेंस शीट 20% से बढ़ा है, और आप देख सकते हो 91 लाख करोड़ चला गया आरबीआई का बैलेंस शीट, मतलब ज्यादा अर्निंग हुई है एसेट्स पर। इसकी वजह से भी आरबीआई को रिकॉर्ड प्रॉफिट हुआ, और यहां पर जो आरबीआई का ग्रॉस इनकम है उसमें 26% का इजाफा हुआ है, ग्रोथ हुआ है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से यहां पर आरबीआई इतना सारा पैसा ट्रांसफर कर पा रही है केंद्र सरकार को। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, वो है इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क का। बेसिकली क्या हुआ था ना, आरबीआई के ऊपर काफ़ी आरोप लग रहे थे कि आरबीआई जो है जानबूझकर सरकार के प्रेशर में आके इतना सारा पैसा सरकार को दे रही है, ट्रांसफ़र कर दे रही है, इससे आरबीआई कमज़ोर होगी। जब इमरजेंसी का सिचुएशन आएगा तो आरबीआई कैसे मैनेज करेगी। तो यहाँ पर 2019 में बिमल जलान कमीशन
कमेटी की एक रिपोर्ट आई। इसके अंदर बिमल जलान कमेटी ने यह रिकमेंड किया कि एक सर्टेन परसेंटेज के हिसाब से आरबीआई को अपना रिजर्व मेंटेन करना चाहिए, फिर बाकी का जो पैसा बचे वो यहां पर ट्रांसफर कर सकती है सरकार को, और ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा, आरबीआई का इमरजेंसी फंड की तरह काम करेगा, ये कंटिंजेंसी रिस्क बफर, ये ध्यान में रखिएगा। तो क्या हुआ है कि बिमल जलान कमेटी ने कहा था कि आरबीआई को 4.5% से लेकर 7.5% के बीच में कंटिंजेंसी रिस्क बफर रखना चाहिए, और इस बार आरबीआई का कहना है कि उसने 6.5% का बफर रखा है। मतलब जो बैलेंस शीट है ना, मैंने आपको दिखाया बैलेंस शीट कितना है, 91 लाख करोड़ का, तो इसका आप समझो 6.5% आरबीआई ने बफर में रख दिया है। ठीक है, ऑलमोस्ट 6.5 91 लाख करोड़ का कितना होगा, लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास होगा, राइट, 6.1 लाख करोड़ के आसपास। तो वो आरबीआई ने पहले ही बफर में रख दिया है, और उसके बाद जितना भी पैसा बचा आरबीआई का कहना है कि वो हमने सरकार को ट्रांसफर किया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये टाइमिंग क्यों इतनी मैटर करती है, क्योंकि ये डिविडेंड तब अनाउंस किया गया है जब इस समय दुनिया भर में काफी सारे इश्यूज चल रहे हैं, स्पेशली वेस्ट एशिया के अंदर, ईरान वॉर, इजराइल, गल्फ शिपिंग रूट, यूएस मिलिट्री का इन्वॉल्वमेंट, इसकी वजह से काफी डर हो गया है, ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हो गई है, शिपिंग इंश्योरेंस बढ़ गया है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ग्लोबल इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया है। तो आरबीआई ने ये जो डिविडेंड दिया है ना, वो काफी हद तक सरकार को काफी मदद कर सकता है, जो मैक्रो इकोनॉमिक शॉक है उसको एब्जॉर्ब करने में मदद कर सकता है। कैसे? सबसे पहला है फिस्कल डेफिसिट को कम कर देगा। फिस्कल डेफिसिट मतलब होता है सरकार जितना भी रेवेन्यू कमा रही है माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। अब जनरली क्या होता है कि सरकार का रेवेन्यू उतना होता नहीं है, सरकार अगर 1500 रुपए खर्च कर रही है तो रेवेन्यू आप मान लो 1000 रुपए के आसपास होगा, तो ये डेफिसिट में चला जाता है, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो अब मान लो फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा होता, मान लो फिस्कल डेफिसिट 500 रुपए का होता, तो अब 500 रुपए सरकार को बोरो करना होता, लेकिन आरबीआई मान लो क्या कर रही है, इसमें से 100 रुपए फंड कर दे रही है कि हम 100 रुपए सरकार को देते रहे, तो मतलब अब सरकार को सिर्फ 400 बोरो करने होंगे। मतलब फिस्कल डेफिसिट जितना बढ़ सकता था अब शायद उतना नहीं बढ़ेगा, ये एक अच्छी बात है। फिर दूसरा क्या है, गवर्नमेंट की बोरोइंग कम होगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि सरकार को पहले जितना बोरो करना पड़ता वो अब शायद बोरो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई खुद ट्रांसफर कर रही है। फिर इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, क्या होता है ना, जब भी सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो सबसे पहले सरकार जो खर्चे में कटौती करती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर करती है, क्योंकि जो डे टू डे का खर्चा है, सैलरी देना है, पेंशन देना है, वो तो सरकार मना नहीं कर सकती, अदरवाइज बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। तो सरकार क्या करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उसकी कटौती करती है। लेकिन अगर सरकार ऐसा करेगी तो हमारे इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ये सब खर्चे क्या होते हैं ना, हाईवेज, रेलवे, स्पोर्ट, ये मल्टीप्लायर की तरह काम करते हैं, इससे काफ़ी सारा जॉब्स क्रिएट होता है, तो ये कम नहीं होना चाहिए भले ही कुछ हो जाए। तो यहाँ पर आरबीआई ने जो ट्रांसफ़र किया है इससे ये भी मेंटेन हो सकता है। फिर इसके अलावा वेलफेयर स्पेंडिंग, एलपीजी सब्सिडी, फर्टिलाइजर सब्सिडी, गरीब लोगों को नौकरी मिलना, या फिर जो भी है मनरेगा, फूड सिक्योरिटी स्कीम, तो इसमें भी सरकार को थोड़ा सा राहत मिल जाएगा। फिर इसके अलावा रूपी की स्टेबिलिटी, क्या होता है कि जब भी सरकार का फाइनेंस थोड़ा सा पॉजिटिव होता है तो सरकार शायद उतना बोरिंग नहीं करेगी, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बॉन्ड मार्केट स्टेबलाइज होगा, तो इनडायरेक्ट वे में रूपी भी थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है, रूपी को भी। तो इस तरह से हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स हैं वो भी बच सकते हैं। अच्छा, जहां तक सवाल है मॉनेटरी पॉलिसी का, इसका मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, क्योंकि अभी काफी चर्चा चल रही थी कि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, तो इन्फ्लेशन तो बढ़ना ही है आगे आने वाले समय में। तो इससे प्रॉब्लम ये होता कि जो रेपो रेट है इस समय 5.5% का, हो सकता है कि यहां पर इसको बढ़ाया जाता, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि अब आरबीआई ने ट्रांसफर किया है पैसा सरकार को, इससे हमारा जो इन्फ्लेशन के ऊपर प्रेशर है वो थोड़ा सा कम होगा। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठेगी अब, वो यहां पर अब देखेगी कि क्या हमें रेपो रेट को इतना ही रखना चाहिए या फिर कम कर देना चाहिए। ये एक अच्छी बात हो सकती है कि रेपो रेट बढ़े ना, क्योंकि रेपो रेट अगर बढ़ेगा तो लोगों को बोरो करने में मुश्किल होगी, तो अगेन हमारा जो इकोनॉमी का ग्रोथ है वो इंपैक्ट होगा, तो इससे भी थोड़ा सा हेल्प हो सकता है। लेकिन हाँ, जाने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये इतना बड़ा रिकॉर्ड जो ट्रांसफर किया है आरबीआई ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसको लेकर अगेन कई एक्सपर्ट सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जानबूझकर आरबीआई के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है ताकि सरकार को पैसे ट्रांसफर किया जाए। अब देखो क्या है, आरबीआई तो कह रही है नहीं, हमने फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर पैसा ट्रांसफर किया है, लेकिन अगेन कई सारे सवाल उठते हैं कि क्या ये फिजिबल था इतना सारा पैसा ट्रांसफर करना। इन सब चीज़ों को लेकर चर्चा होती रहेगी, बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में जानकारी मिल गया होगा कल जो अनाउंस किया गया है। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो यहाँ पर इनमें से कौन सा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई का। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी में एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है और दूसरा क्वालिटेटिव, आपको बताना है कौन सा क्वालिटेटिव है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर
तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, स्टडी IQ पर स्मार्ट मॉडल वाला जो UPSC कोर्स है ये लॉन्च हुआ है, जो कि आपकी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाएगा। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, ये फ़ोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं एंड यूज़ करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।